गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कल क्लास कंटिन्यूअस नहीं हो सका था क्योंकि कुछ लगातार प्रॉब्लम्स हो रहे थे नेटवर्क का, तो थोड़ा सा इशू हुआ जिसके कारण क्लास हम लोग कंटिन्यूअस नहीं कर सके थे। तो आज हम लोग इस क्लास का जो प्रॉपर कल छूटा था वेक्टर का, उसको शुरुआत से आज हम जाएंगे और आप हमारे साथ इस पे बने रहे। थोड़ा सा काम करो, ये लाइट को इधर करो। तो बच्चा, हम लोगों का जो ये चैप्टर है फिजिक्स, जिसमें वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसको मोशन इन प्लेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो एक एक चीजों को बारीकी से सीखते जाते हैं। फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड के पीवाईक्यू को करेंगे और अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। लेकिन पहले बोर्ड, क्योंकि हम आपको जो पढ़ाने के लिए आए हैं वो बोर्ड के लिए है भाई। तो पहले बोर्ड को कवर करेंगे, इसके बाद किसी चीजों को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला चीज आता है भाई कि फिजिक्स में क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों, वो कितने प्रकार का होता है। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब आप हमें बोलेंगे सर क्या होता है, तो एक बच्चा फिजिकल क्वांटिटी का जो होता है वो होता है वेक्टर, और दूसरा होता है वो स्केलर होता है। एक वेक्टर होता है और दूसरा स्केलर होता है। अब बच्चों, आपके मन में ये सबसे पहला क्वेश्चन जगता होगा कि सर क्यों हमें वेक्टर का जरूरत होता है और क्यों हमें स्केलर का जरूरत होता है। क्या सर स्केलर की जगह वेक्टर यूज नहीं कर सकते, और क्या सर वेक्टर की जगह स्केलर यूज नहीं कर सकते, और क्या स्केलर की जगह वेक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दुविधा को आज हम आपको दूर करेंगे। चलिए, आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहला बात, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपकी मम्मी आपको दुकान जाने को बोलती है, और बोलती है जाओ बेटा, यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक दुकान है जिससे तुम चीनी खरीद के लेते आओ। आप मम्मी से पैसा लेते हैं और चीनी लाने के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़े घर से निकलने के बाद आप ये सोचते हैं कि आखिर हम कहाँ जाएंगे। 50 मीटर ईस्ट जाएंगे कि नॉर्थ जाएंगे कि वेस्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो आप ना पूरा सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है भाई, 50 मीटर हम कहाँ जाने वाले हैं। मम्मी ने हमें 50 मीटर तो जाने बोल दिया था, लेकिन ये 50 मीटर हम कहाँ जाने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें जो आपको मम्मी ने दिया था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू था। ये हमारा क्या था भाई, मैग्नीट्यूड था। एक न्यूमेरिकल मम्मी ने दिया, एक वैल्यू दिया। अब आप कंफ्यूज्ड हो गए। फिर आते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी 50 मीटर किधर जाएंगे। तो मम्मी आपको बताती है बेटा 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओ, या फिर बोलती है, ऐसा कुछ भी बोल सकती है कि जाओ 50 मीटर जो है तुम वो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट में 30 डिग्री एंगल से 50 मीटर पर चले जाओ। अब ना बच्चों, आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन था कि नॉर्थ ईस्ट में 30 डिग्री एंगल से हमें 50 मीटर जाना था, या फिर ईस्ट में 30 डिग्री ईस्ट में 10 मीटर जाना था या 50 मीटर जाना था। तो यहां पर एक प्रॉपर डायरेक्शन होने के बाद आप पता कर सकते हैं कि वो दुकान कहां, और आप क्लियरली उस चीनी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पहले इंफॉर्मेशन था, उस इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन था। अब बताइए कि वहां पर जो आपका इंफॉर्मेशन था वो अधूरा था, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड था, और इस इंफॉर्मेशन में मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर डायरेक्शन है। तो जिस इंफॉर्मेशन में प्रॉपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम राम है, और एक लड़की है जिसका नाम सीता है। दोनों अपने स्कूल के एग्जाम में एक मैथ्स के एग्जाम में पार्टिसिपेट की है, और दोनों ने बोला कि इस एग्जाम में
इस होने वाले एग्जाम में हम दोनों 100 स्कोर करेंगे। राम बोला हमारा भी 100 स्कोर रहेगा इस मैथ्स के एग्जाम में, और सीता भी बोली कि हाँ हम 100 स्कोर करेंगे। सीता थोड़ी चालाक थी, एक बुक जाकर खरीद लेती है मार्केट से, लेकिन राम क्या था, थोड़ा एक बुर्बक लड़का में से था। वो फेंकने वाला जो आपके क्लास में होता है, वो फेंकने वाला लड़का उसी के हिसाब से था। वो सिर्फ बोलता है कि हम 100 मार्क्स लाएंगे, लेकिन कोई बुक नहीं खरीदता है। अब यहां देखिए सीता के पास मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, ये 100 इसका मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए सीता का यूज हो रहा है वो बुक, उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिखा रहा है कि उस मैग्नीट्यूड को पाने के लिए आपका जो सहायता करेगा वो बुक। तो यहां पर डायरेक्शन है ही नहीं, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक स्कोरिंग है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर सीता कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और यहां पर राम कैसा है, स्केलर है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। तो कहता है बच्चा कि फिजिक्स में जो वेक्टर है वो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है। जी हाँ, स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जी, आगे हम इसको देखते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। तो वेक्टर जो है दो क्वांटिटी है बच्चा लोग, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर वैसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी, तो सर जैसे वेलोसिटी है तो आप हमें बताएं क्या वेलोसिटी कैसे वेक्टर है, स्पीड क्यों नहीं है? तो जैसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं कि राम नाम का जो लड़का है वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, बच्चा चल रहा था। यहां पर राम का स्पीड तो है बच्चा कि 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन राम का प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो यहां जो ये है ये स्पीड है, लेकिन चल रहा था। अगर हम इसी में दे दे ईस्ट डायरेक्शन में या पूरब डायरेक्शन में दे दे, तब ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी होता है, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, तब ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो बच्चा जब राम के पास स्पीड के साथ एक डायरेक्शन आ गया तब वो वेलोसिटी का निर्माण करता है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसिलेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी का वेक्टर था तो एसिलेशन में वेलोसिटी शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि एसिलेशन जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल होता है भाई। एक प्रॉपर अगर हम इस चीज पे इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होगा, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा। तो इनिशियल से फाइनल होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर की बात करें तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में हमारा मास आता है, टाइम आता है, डिस्टेंस आता है, स्पीड आता है, टेम्परेचर आता है, एनर्जी आता है, वर्क आता है, पावर आता है, वॉल्यूम आता है, डेंसिटी। मास को हम लोग केजी में नापते हैं बच्चा, टाइम को सेकंड में नापते हैं बच्चा, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं बच्चा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, एनर्जी को जूल में, वर्क को भी जूल में, पावर को वॉट में, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, और डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर किया जा सकता है। तो भाई ये सब क्वांटिटी क्या है, स्केलर, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा मगर डायरेक्शन नहीं होगा। अब हम आपको थोड़ा सा और एक चीज बताते हैं कि जो वेक्टर है हमारा वो टाइप्स में बढ़ता है, पोलर और एक्सियल वेक्टर बढ़ता है। हमारा जो वेक्टर है वो टाइप्स में बढ़ता है, पोलर और एक्सियल बढ़ता है। तो पोलर में जो होता है बच्चा वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। पोलर वेक्टर किसको कहते हैं और एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं? तो बच्चा पोलर वेक्टर वो है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, और एक्सियल वेक्टर वो है जो रोटेशन इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि द वेक्टर विच हैव द स्ट्रेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड पोलर वेक्टर। जो वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो वेलोसिटी में एक वेलोसिटी में क्या हो रहा है बच्चा कि जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रहा है, और फोर्स में भी स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रहा है। लेकिन बच्चा अगर बात करें हम एक्सियल वेक्टर का, तो वो रोटेशन इफेक्ट दिखाता है। रोटेशन इफेक्ट का मतलब
सर यहां देखिए, जब हम सर्कुलर पाथ में घूरते हैं तो हम जब ए से बी पर डिस्प्लेस होते हैं थीटा एंगल से, और मान लेते हैं एल डिस्प्लेस हुए, तो जब यहां पर का वेलोसिटी होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। इसमें जो एसिलेशन आता है वो एंगुलर एसिलेशन होता है, एंगुलर एसिलेशन होता है। और यहां पर जो फोर्स होता है वो टॉर्क होता है। तो देखिए जरा सा, जब रोटेशन इफेक्ट में होता है पार्टिकल तो वो एंगुलर वेलोसिटी बनाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाता है और टॉर्क बनाता है। और जब यही लीनियर में रहता है, स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो वेलोसिटी, एसिलेशन और फोर्स, तो ये तीन अलग है, ये तीन अलग है। तो उसी प्रकार से बच्चा की एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर में हमारा बांटा गया है। तो पोलर वेक्टर जो होगा बच्चा वो कैसा, स्ट्रेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आ रहा है। और एक्सियल में रोटेशन, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बन जा रहा है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यहाँ टॉर्क का निर्माण कर रहा है। ठीक है, टॉर्क वो है जो कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, एक फोर्स नीचे एक फोर्स अपर की ओर। अब हम आपको वेक्टर बताने से थोड़ा सा पहले एक चीज ये बता दें बच्चा, कि जो वेक्टर है वो सिंबल ऐसे होने वाला है। ठीक है, ये हमारा कहलाने वाला है इसका हेड, और ये कहलाने वाला है हमारा टेल, और इसका जो लेंथ है इस एरो का वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। वो हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यस या नो? हम वेक्टर को इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हेड होगा और ये टेल होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हम अगर कहते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 है, इसका जो मॉड है ये भी कितना होगा? 2 होगा। तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जा सकता है, ए इज इक्वल टू 2। क्या इतनी बात क्लियर है? यस या नो? जो टेल है ये हेड है, ये लेंथ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। वेक्टर ए है, 2 दिया हुआ है, तो उसका मॉड भी 2 ही होगा, ए 2। मॉड को हटाकर अगर ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? यस या नो? ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में कहते हैं इक्वल वेक्टर। सबसे पहले इक्वल वेक्टर क्या है, तो चलिए आज इक्वल वेक्टर समझते हैं। पहले इक्वल वेक्टर वो है बच्चा जिसमें एक अगर 10 मीटर ईस्ट में जाता है, 10 मीटर ईस्ट में जाता है, और बी भी 10 मीटर ईस्ट में जाता है, तो कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर जो बी है वो इक्वल है। जब किसी वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और इक्वल डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाता है। क्या सर, अगर ए इस दिशा में 10 मीटर जाता है और बी इस दिशा में 10 मीटर जाता है, तो बताइए, बी इस दिशा में 10 मीटर जाता है, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है? नहीं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज करते हैं, सर बी तो उधर जा रहा है, आपने फिर तीर लगाया ऐसा। बच्चा उससे डिपेंड नहीं करता है, वेक्टर को शो इससे करते हैं। आप जा रहे हो किधर भी वो पता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट इससे होगा। तो यहाँ पर ए और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, और इस केस में ये इक्वल वेक्टर है। सेकेंड होता है नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम रहे मगर डायरेक्शन अपोजिट, अभी हम जिसको सेकेंड एग्जांपल बोले थे। कह सकते हैं बच्चा लोग कि जैसे वेक्टर ए है वो 10 मीटर इधर गया था ईस्ट में, और वेस्ट में एक वेक्टर बी चले जा रहा है जो 10 मीटर का ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस केस में अगर हम वेक्टर ए को पॉजिटिव से दिखाते हैं तो वेक्टर बी जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, ए वेक्टर का बी वेक्टर अपोजिट होगा। अब आते हैं तीसरा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है भाई। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को देखने से पहले हम समझते हैं किसी बातों को थोड़ा सा, और उसमें हम यूनिट वेक्टर को भी थोड़ा कवर करेंगे।
बच्चा टोटल डायरेक्शन मेरा 3 है, एक्स एक्सिस, एक्सिस कह सकते हो, डायरेक्शन ही, डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। बच्चा जब हम ना ए नाम का लड़का 2 मीटर एक्स एक्सिस में चला, तो सर ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन हुआ एक्स एक्सिस में और मैग्नीट्यूड हुआ। तो हम इसको किससे दिखाएंगे? तो हम कहेंगे आपको कि ए को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 2i। तो आप हमसे पूछने वाले हैं सर ये i क्या है? तो हम आपको बोलेंगे सर बच्चा i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर जो दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो दिशा को दिखा रहा है। क्लियर है? अब जब हम एक बी नाम का बंदा था जो वाई में गया 3 मीटर, और हम आपको बताएंगे इसको आप दिखाएंगे जे कैप से। फिर आप हमसे पूछने वाले हैं कि जे कैप क्या होता है? तो हम आपको बताएंगे कि जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कोई बंदा सी है जो 5 मीटर गया और जेड एक्सिस में और के से। फिर आप हमसे पूछेंगे कि के कैप क्या है? तो हम आपको फिर वही जवाब देंगे कि के कैप एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस में। तब आप हमें बताएंगे सर आप ऐसा बोलो ना, आई को एक्स एक्सिस से, वाई में जब कोई जाएगा तो उसके डायरेक्शन को जे से, और जब जेड में जाएगा तो के से। जी हाँ बच्चा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा? तो अभी हम आपको बताएं, जैसे ए जो है वो 2 मीटर जा रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड जो अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हट जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बी कितना था? तो बी था 3 जे कैप। तो जब बी का मॉड निकालेंगे हम तो ये डायरेक्शन हट जाएगा और 3 आ जाएगा, क्योंकि जो मॉड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब वहीं पर सी जो होगा मेरा कितना है? 5 के कैप। तो सी का जब मॉड निकालेंगे बच्चा हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 5 मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन हट जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो जब हमने ए का निकाला तो डायरेक्शन हट गया और मैग्नीट्यूड रह गया, बी का भी डायरेक्शन हट गया, मैग्नीट्यूड रह गया, सी का भी डायरेक्शन हट गया, मैग्नीट्यूड रह गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हो सर जब आप दो का एक साथ मैग्नीट्यूड निकालें? जब हम आपको बोले कि ए जो है सर वो 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा था, 2i और 3j, तो इस केस में आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो इस केस में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चा? इस 2 का स्क्वायर और प्लस इस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 3 का स्क्वायर भी होगा 9। तो 9 और 4 हो गया भाई 13। तब एक क्वेश्चन आप पूछोगे और सर बताइए ना, तब फिर 3 डायरेक्शन में अगर एक ही पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तो फिर क्या करेंगे मॉड निकालते समय? तो इसका जब मॉड निकालेंगे बच्चा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 4 36, तो कितना आ गया? 6 मीटर। मतलब सिंगल वाले का सर सिंगल हो जा रहा है, डबल में आप स्क्वायर कर दे रहे हो, ट्रिपल में क्यूब स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब आगे बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर वो होता है बच्चा ना कि जो एक यूनिट वैल्यू दे और प्रॉपर किसी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे ए नाम का बंदा एक्स एक्सिस में 4 मीटर चल रहा था, तो आप बोलेंगे जो वेक्टर ए है जो सर वो 4i कैप था। जी हाँ एकदम बोलेंगे। तो सर यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इसका मॉड निकाल दें, ए का मॉड निकाल दें, तो ए का मॉड कितना हो जाने वाला है? 4। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैप से, ए कैप से। इसको क्या पढ़ते हैं? ए कैप और ए हैट। तो जब ए कैप निकालेंगे तो क्या होगा? इसके वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। जी हाँ, इसका वेक्टर है 4i और ये था 4। तो जब कट गया तो क्या बच गया? इस डायरेक्शन का, इसमें डायरेक्शन सिर्फ बच गया, और जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे वही तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है सर। अगर बी में कोई जा रहा है सर 3j था, तो बी का यूनिट वेक्टर निकालें। जी बिल्कुल। तो बी जो है हमारा वो 3j था, तो बी का यूनिट वेक्टर पहले मॉड निकाल लेते हैं बी का।
तो बी का जब मॉड निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा, क्योंकि मॉड निकालने के बाद डायरेक्शन हट जाता है। तो जब यहाँ पे बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसके वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा बचेगा वो एक डायरेक्शन वेक्टर बचेगा। उसी तरह जेड में कोई सी 5K जा रहा है, तो बताओ सी जो है वो मेरा कितना है, 5K है। ठीक है सर, तो इसका सॉरी मॉड निकाल दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो 5K कैप से 5 को डिवाइड कर देंगे, K कैप। बताइए इस डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर मेनली रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस के यूनिट वैल्यू को। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन से एक और उठता होगा मन में कि सर जब 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए तो फिर कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर को। हम जो बिल्कुल जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, a इज इक्वल टू 2i कैप और 3j कैप, इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका पहले मॉड निकाल ले। इसका मॉड तो डबल वाले को हम कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया। तो इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा, इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा, इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा बच्चा, वो क्या निकलेगा, इसका वेक्टर 2i कैप और प्लस 3j कैप के इसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। 3 रहता तो 3 का करते। क्या क्लियर है इतनी बात? यस। अब अगला मेरा है जो यूनिट वेक्टर हो गया फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या है, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मूव करना, तो देखिए यहां पर क्या हो जा रहा है भाई, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा। वहीं पर फ्री वेक्टर क्या है, तो फ्री वेक्टर वैसा है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। जैसे वेलोसिटी वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी जो वेक्टर है वो किस पॉइंट से होगा ये पता नहीं है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसा है भाई, तो फ्री वेक्टर है। तो वैसा पॉइंट जिसमें वैसा वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा वो फिक्स्ड वेक्टर कहलाएगा, और इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी हम लोग कहते हैं। वैसा वेक्टर जो कि फिक्स्ड ना हो उसको हम लोग नॉन लोकलाइज्ड भी वेक्टर कहते हैं। इसका एग्जांपल, जब कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो फिक्स पोजीशन से स्टार्ट होता है, इसका एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर है। अब हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चा, तो कोलिनियर 2 प्रकार से होता है, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल होता है। कोलिनियर वेक्टर का 2 टाइप्स बढ़ता है, एक पैरेलल होता है। तो पैरेलल क्या होता है, जब 2 वेक्टर के बीच, जब बच्चा 2 वेक्टर चले और 2 वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री बने, 0 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल। क्या कहेंगे भाई, पैरेलल कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। और दूसरा आता है जब 2 वेक्टर के बीच एंगल बने 180 डिग्री, इसको कहते हैं हम लोग एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। तो जो हमारा कोलिनियर वेक्टर है वो 2 है, एक है पैरेलल, एक है पैरेलल और दूसरा क्या है भाई, एंटी पैरेलल है। एक है पैरेलल और एक है एंटी पैरेलल। तो जब 2 वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री बनता है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर, और इसमें एक जब 180 डिग्री बनता है तो एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे समझो कि अगर ये एक प्लेन है, इसमें जितने वेक्टर काम कर रहे हैं ऐसे समझ जाते हैं। एक पेन दीजिए जी छोटू, इधर से, यहां से नीचे गिरा हुआ वो पेन दीजिए। जैसे अगर इस प्लेन को हम मान लें, और देखिए ये प्लेन है, अगर ये पूरा प्लेन है किताब, तो ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन में काम कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर है ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो बच्चा इतना से याद रखेंगे, एक चीज नोट करेंगे कि 2 वेक्टर हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है। 2 वेक्टर हमेशा किसी ना किसी प्लेन में लाई करेगा, तो 2 वेक्टर हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होता है। हमेशा 2 वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होता है। अब यही ना, ये फिर से यहां से री हो जाता है, को इनिशियल वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका एक इनिशियल फिक्स्ड हो, और को टर्मिनस वेक्टर भी यही हो जाता है। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यहां तक ही पढ़ें, को प्लेनर वेक्टर तक। ठीक है,
इसको कहते हैं को टर्मिनस पॉइंट ए को, तो इसको ये दोनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला इक्वल वेक्टर, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड इक्वल वेक्टर। देखिए 12 मीटर है, ए और बी डायरेक्शन से है, तो यहाँ ए और बी कैसा है भाई, इक्वल वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर आर इक्वल बट द डायरेक्शन आर अपोजिट कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। तो देख रहे हैं ए 12 मीटर है और बी मैग्नीट्यूड तो सम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ ए को प्लस से तो बी को किससे दिखाया, माइनस से। वहीं पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर मींस द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंट, वेक्टर के जो लेंथ को रिप्रेजेंट करे वही मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है। और जब मॉडुलस ऑफ वेक्टर हम लोग निकालते हैं तो जब ए का मॉड निकालते हैं तो फिर उसको ए के रूप में लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको एक बार फिर से हम यहां पे बता दें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो था हमारा, बताए थे आपको कि आप ये एरो से दिखा रहे हैं, ये हेड है और ये टेल है, और इसका लेंथ जो है ये हमारा क्या आएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, जिसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर, तो मेरा बच्चा तुरंत इसको बना देगा कि क्या है भाई मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर, तो मॉड ए निकालना है, तो क्या आ जाएगा बताइए। जो है डायरेक्शन उसको छोड़ देंगे, बाकी बात का हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 20 और 9 29, ये हो गया। ठीक है भाई, चलिए ये तो बच्चा वाला है। यूनिट वेक्टर क्या है? ए यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप, इट इज रीड एज ए कैप और ए हैट। हम आपको पहले बताया कि ए कैप या ए हैट इसको रीड करते हैं और एक डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। तो एक क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरा बच्चा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है? तो यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर निकालने बोला है, तो पहले सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, मॉड निकाल लेंगे, आपको पता ही है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 16 4 20, 16 4 20 और 9 29। तो हम जानते हैं इसका अगर यूनिट वेक्टर है, इसके वेक्टर 3i कैप 4j कैप और प्लस 2k कैप को रूट 29 से अगर भाग दे दे तो ये जो निकल कर आएगा मेरा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों, यस या नो? अब आगे जो है हमारा फाइंड द यूनिट वेक्टर, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। तब तक के लिए एक वेक्टर हम आपको एक और दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टी। एक जीरो वेक्टर हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चा इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। जीरो वेक्टर क्या होता है? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जैसे एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ही है जीरो, तो यहां पर ये जीरो वेक्टर है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है। इस वेक्टर को जैसे हम कह सकते हैं कि अगर यहां पर ए वेक्टर 5 है और बी वेक्टर जो है वो -5 है, तो इस केस में अगर हम a प्लस बी करें तो क्या आएगा, तो 5 - 5 आएगा, तो यहां पर ये कट कर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर जो ये वेक्टर आ रहा है इसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। या फिर हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a और जो है b है वो सेम है, 5 है, तो बताइए a और -b का ऑपरेशन क्या होगा, तो 5 - 5 इज इक्वल टू आंसर जो निकल जाके आ रहा है वो 0 है। तो इस केस में आप कह सकते हैं ये जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चा, उसको देखते हैं। जैसे अगर किसी वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से ऐड करें तो वो वेक्टर हमें मिलता है, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रियल नंबर हो और जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 इंटू कुछ वेक्टर हो, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो जो होता है वो जीरो वेक्टर मिलता है।
तीसरा कहता है व्हेन एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाई द स्केलर जीरो वी गॉट अ जीरो वेक्टर। जीरो और जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो वेक्टर होता है। वहीं पर अगर लैम्डा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ए और यहाँ पर ये भी म्यू जो है वो कोई रियल नंबर होगा तो जो वेक्टर है वो बराबर आ रहा है। तो इस केस में अगर हम इन दोनों का ऑपरेशन माइनस करके निकालें तो वो जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो जीरो वेक्टर वैसा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसे हम एक और वेक्टर के नाम से जानते हैं, नल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये कुछ ऑपरेशंस को याद करेंगे, प्रॉपर्टीज को याद करेंगे कि जब जीरो वेक्टर से आप किसी वेक्टर को जोड़ने वाले हैं तो आंसर वेक्टर ए आने वाला है। जैसे हम आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखा देते हैं इसका। अगर हम यहां पर ले लें 2i कैप और 3j कैप और में जीरो जोड़ दे वाले तो आंसर में क्या होगा भाई, यही होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर हम यहाँ पे एक नंबर ले लें 2 और यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये जीरो है तो आंसर क्या हो जाने वाला है, जीरो वेक्टर हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जीरो है और कोई वेक्टर है ए है, मान लेते हैं 2i प्लस 3j और प्लस 4k कैप है। तो जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। तो जीरो वेक्टर दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चा लोग एंगल निकालने वेक्टर का। आई थिंक हमें लगता है हम आपको समझा सके होंगे। आप पूरा लेक्चर देखिए, हम पूरा वेक्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।